आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि क्या वजह है कि लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि लोग बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं लेकिन बिज़नेस में ना डालकर वो अन्य जगह पर पैसे को खर्च करते हैं, जिससे उनकी इनकम नहीं बढ़ती। और वो इनकम न बढ़ने की वजह से एक EMI को भरने के लिए बहुत सारे लोन लेते हैं, बाहर से कर्ज लेते हैं, जिससे उनका कर्ज बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इससे बचने के लिए हम क्या करें, क्या करने से हम इस कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पॉइंट्स तो आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा तो थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो आपको कर्ज ही लेना पड़े, लोन ही लेना पड़े, तो पहली बात तो आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम है आपको, या उससे लेने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, या कर्ज लेकर आपको कुछ बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही कर्जा लें, और वो भी इनकम का 30% से ज़्यादा EMI कभी ना लें। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फिजूल खर्ची को बंद कर दें। जो भी आप फिजूल खर्ची में बहुत कुछ आता है दोस्तों, जैसे कि अनवांटेड एक्सपेंसेस में, जैसे कर्जा लेकर बहुत लोग घूमने चले जाते हैं, शादी ब्याह में एडिशनल खर्चा करते हैं, पार्टीज में खर्चा कर देते हैं शादी का पैसा, सॉरी लोन का पैसा, अलग अलग जगहों पे खर्चा करते हैं जहाँ से उनको इनकम नहीं आता। तो ऐसे फिजूल खर्ची से आपको बचना है, और अगर आपने कर्ज नहीं भी लिया तो भी आपको फिजूल खर्ची से बचना है, क्योंकि फिजूल खर्ची आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाता है, आपके सेविंग को कम कर देता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान होता है। कर्ज लेकर कर्ज कभी ना बढ़े दोस्तों। अगर आपने लोन ले रखा है, अगर किसी कारण आप EMI नहीं भर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर आपने लोन लेकर इस लोन को नहीं पे किया तो आप डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, तो बेशक आप डिफ़ॉल्टर हो जाइए, लेकिन कर्ज लेकर कर्ज कभी ना भरिए। याद रखिए, अगर आपने कर्ज लेकर इस कर्ज को भर दिया, कहीं से उधार लेकर आपने इस कर्ज को भर दिया, तो आज तो आप बच जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। यानी आज जिस मुसीबत को आपने टाल दिया है, कल आपको वो मुसीबत बहुत ही विकराल रूप में आपके सामने आएगी। तो ऐसा लग रहा है आपको कि आप नहीं भर पा रहे, तो बेशक आप मत भरिए। उस अमाउंट को अपने हिसाब से भरिए, पे कीजिए जितना आपकी कैपेसिटी हो, और अपना इनकम बढ़ाकर उसको रीपेमेंट कीजिए, ना कि कर्जा लेकर। तो इस बात का ध्यान रखिए, कर्ज लेकर कर्ज कभी ना भरिए, ये आपको कर्ज के जाल में बहुत बुरी तरह से फंसा देगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। हमेशा अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर आप कर्ज लेते हैं या लोन नहीं भी लेते तो अपनी इनकम को किस तरह से बढ़ाया जाए, अपनी आमदनी को किस तरह से बढ़ाया। दोस्तों, आपको पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि महंगाई कभी कम नहीं होने वाली। महंगाई डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड पे। यानी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आज हमारी देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, जो 10 साल में लगभग 2 करोड़ 135 करोड़ है, जो 250 लगभग 150 करोड़ भी पार हो जाएगी। यानी जनसंख्या जब बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ज़मीन उतना ही है, खेती उतनी ही है, सप्लाई उतनी ही है, तो क्या होगा, वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी डिमांड तो बढ़ेगा पर सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये बात तो आप भूल ही जाइए कि किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार आएगी तो आप किसी भी चीज़ की कीमत कम हो जाएगी या महंगाई कम होगी। महंगाई बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है, फूड प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, अवेलेबल ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन उसको शॉर्ट टर्म में समझने जाए तो जो महंगाई हो वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है, तो उसके अलग अलग फैक्टर्स जो है उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इस पर काफ़ी डीपली हम बात करेंगे कि महंगाई किस तरह से बढ़ती है और इसे कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, आपके मतलब जैसे अपने परिवार के लिए आप आज से ही सेविंग करना चालू कीजिए। जैसे कि
आप बच्चों के एजुकेशन के लिए सेविंग कर सकते हैं, उनके मैरिज के लिए आज ही सेविंग करना चालू कर दीजिए, अपने पेंशन, अपने और अपनी वाइफ के पेंशन के लिए आज ही आप प्लान लीजिए। एक मेडिक्लेम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो बहुत सारे लोग मेडिकल क्राइसिस की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने प्यारे को, अपने जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके अपने खास हैं, उनके लिए आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस ज़रूर लेकर रखें। वो भी 10 लाख 15 लाख का लेकर रखें, ताकि इमरजेंसी में वो आपको किसी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस ना दे। आप मान लीजिए मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाते हो, 17,000 18,000 20,000 रुपया प्रीमियम आता है, और किसी कारणवश आपके परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो 5 लाख उसका खर्चा आता है। तो आप ही सोच के देखिए, 17-18 हज़ार रुपया भरना आसान है कि 5 लाख रुपया। तो बेटर होगा कि आप इंश्योरेंस मेडिक्लेम करवा के रखें, और अपने परिवार के लिए आज से सेविंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले भविष्य में आपको उनके लिए शादी भी करे तो धूमधाम से कीजिए और आपको कर्ज ना लेना पड़े। और अगला पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों, अभी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैंने लिखा अपने इनकम का 30%, आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30% EMI होना चाहिए आपका। वो तो ठीक है, नहीं हो तो बहुत अच्छा, बिना कर्जे का रोटी काफ़ी अच्छा होता है। तो कर्ज ना हो तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी इंसान कभी भी कर्ज के जाल में ना फंसे, कर्ज ना ले। कर्ज से बेहतर है खुद की अपनी इनकम से की बनाई हुई प्रॉपर्टी। और कर्ज लेकर हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, कर्ज को हम एसेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका। अब इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, इसके विषय में भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो होता है, इसलिए शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। 20% सेविंग। अब सेविंग में क्या क्या आता है आपका, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मेडिकल पॉलिसी हो सकता है, टर्म प्लान हो सकता है, पेंशन प्लान हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज के लिए सेविंग हो सकता है, यानी 20% आपका सेविंग होना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि अगर भगवान न करे आप अगर अपने परिवार के कर्ता धर्ता और आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली का क्या होगा, आप ज़रा सोच के देखिए। इसलिए अपना इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। और 2 लाख 3 लाख कोई पॉलिसी या इंश्योरेंस नहीं होता मेरे दोस्तों। आपके एनुअल इनकम का 10 टाइम कम से कम आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो इस तरह का इंश्योरेंस निकाल के ज़रूर रखिए। 40% में अपना होम एक्सपेंसेस चाहिए। देखो, घर खर्चों को जितना कम कर सके उतना कम कीजिए, सेविंग पे फोकस कीजिए, अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस कीजिए। और एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि होम लोन लेते समय आपको एक टर्म लोन लेना है, लोन कवर इंश्योरेंस लेना है, वो भी थर्ड पार्टी से। जिस बैंक से लोन ले रखा है उस बैंक से आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लेना है, किसी और इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, और उसका पॉलिसी बॉन्ड पेपर की जानकारी आपके परिवार को होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सारे प्रिकॉशन पालकर, ये सारे प्रिकॉशन करके आप अपने फाइनेंशियल डेथ करने से खुद को बचा सकते हैं। आप कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं। जितना हो सके उतना कर्ज से दूर रहिए, और आपको लोन लेना ही है। घर कभी भी याद रखिए एक चीज़, अगर आपको कर्ज लेना है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 30,000 का EMI लेता हूँ, तो ये 30,000 के EMI में समझ लीजिए मैंने 30 लाख या 15 लाख रुपया लोन लेकर रखा है। तो ये 15 लाख से मैं, या 30,000 के एटलीस्ट महीने का 60-70 हज़ार रुपये में कमा सकूँ। एग्जाम्पल के तौर पर 30,000 का EMI है, तो वो जो 15 लाख रुपया, 30,000 के EMI जो मैंने 15 लाख या 20 लाख रुपया जो भी लोन लिया है, मैं ऐसे जगह पे लगाऊं जहां से महीने का मुझे 60 से 70 हज़ार रुपये इनकम आए। यानी लोन तभी लेना है जब आपको उस लोन के पैसे से प्रॉफिट हो, आमदनी हो, इनकम हो, तभी आपको कर्ज लेना है, नहीं तो कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लेकर आपको फिजूल खर्च नहीं करनी है। और एक एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों, हो सके अगर घर खरीदना है, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों में ऑप्शन आता है, तो मेरा यही एडवाइस है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदिए, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट काफ़ी अच्छा आता है। उसमें आपको रेंट मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया रेंट मिलेगा, जो आपकी EMI पेमेंट में मदद कर सकता है। यानी उसको आप भाड़े पे लगा के EMI पर भी दे सकते हैं, या खुद का व्यवसाय भी चालू कर सकते हैं। घर आप भाड़े पे भी रह लेंगे। भाड़ा समझिए कि मान लीजिए कि अगर होम लोन लेने पर आपका EMI आता है 30,000 रुपया, और भाड़ा है 8,000, 10,000, 12,000, तो बेटर है आप भाड़े पर रहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदिए। अगर 1 रुपया भी भाड़ा आता है
मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी पे 50 लाख के लोन पे अगर 50,000 भी है ईएमआई आता है, 1 टका भी आपका सॉरी भाड़ा आता है, तो वो आपके ईएमआई पेमेंट करने में मदद करेगा, जिससे आपका जो ऑब्लिगेशन है वो नहीं बढ़ेगा। तो फोकस कीजिए, ऐसे जगह पे आप पैसा डालिए जहाँ से आपका इनकम जनरेट हो, ना कि आपका लायबिलिटी बढ़े। तो वैसे जगह पर आपको पैसा डालना है, और अपने इनकम का 30% से ज़्यादा ईएमआई नहीं होना। एक कहावत है कि अपने कर्ज को और अपने दुश्मन को कभी खुद से बड़ा ना होने दें। अपने कर्जदार को और अपने दुश्मन को खुद से बड़ा कभी नहीं होने देना चाहिए आपको, क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं तब आपको जीने नहीं देंगे। धन्यवाद। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये एडवाइस काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरा काम है आपको सावधान करना, क्योंकि मैं फाइनेंस का काम करता हूँ। ऐसे बहुत लोग आते हैं जो आज बहुत ज़्यादा परेशान है कोविड की वजह से। आपको पता है कि सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया तब लोगों की इनकम काफ़ी बंद हो गई। बहुत सारे लोगों की इनकम अभी भी बंद है, या फिर वो कमा नहीं पा रहे, बहुत स्लो कमा रहे हैं, उनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। देखिए, ज़ख्म होता है तो उसे ठीक होने में वक्त लगता है, लेकिन एक तरफ तो सरकार ने लॉकडाउन लगाया, दूसरी तरफ बैंकों को छोड़ दिया, खुलेआम छूट दे दी कि जाके वसूली करो, पैसा वसूल करो। और बैंकों ने किसी की भी ऊपर कोई दया नहीं दिखाया। अगर नेशनलाइज बैंक की बात करो तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, रिस्ट्रक्चर करके दिया, लेकिन प्राइवेट और एनबीएफसी ने तो लोगों को जीना आराम करके रखा। तो आप सोच के देखिए, जो बैंक या एनबीएफसी कोविड-19 के पेंडेमिक जैसे प्राकृतिक आपदा जैसे, जिसमें सरकार के लगाए हुए पाबंदी के कारण जब लोग बर्बाद हुए, ऐसे सिचुएशन में जो बैंक आपके काम ना आ सकी, जो एनबीएफसी आपके तकलीफ में सहभागी नहीं हुए, ऐसे एनबीएफसी और बैंक आपका क्या साथ देगी। दोस्तों, बैंक आपकी दोस्त तभी तक जब तक आपके जेब में पैसा है, आप मालदार हैं, आपके पास पैसा, आपके पास कोई मुसीबत नहीं। एक बार मुसीबत का पल्ला बढ़ गया आपका, एक बार ईएमआई बाउंस हो गया, तो यही आपके बैंक और एनबीएफसी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।